हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण। हमने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को कल कर लिया था। उपयोगितावादी दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं, जहाँ जेम्स मिल, मोंटस्क्वेट, ये सब हमारे भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। पश्चिमी सभ्यता का महिमा मंडन करते हैं और भारतीय सभ्यता को नीच दिखाते हैं। भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। ज़्यादातर ये फोकस किस पर करते हैं? धार्मिक और राजनीतिक सत्ता किसकी थी उसके अकॉर्डिंग, और धर्म वहाँ पर कौन सा था, मुस्लिम था या हिंदू था, उसके अकॉर्डिंग, उस दृष्टि से ये भारतीय इतिहास को देखते हैं। उसके बाद इन्होंने जो भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने का कोशिश की, उसी का प्रत्युत्तर यानी कि उसी का उत्तर देने के लिए जो राष्ट्रवादी स्कूल है उसका जन्म हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के नए नए इतिहासकार आए, जो उच्च शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को भी पढ़ा था, जिन्होंने भारतीय इतिहास को भी दोबारा से पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो उन्होंने वो जो भारतीय राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, उन लोगों ने राष्ट्रवादी स्कूल के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया और उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें भारतीय संस्कृति का गुणगान गाया गया। ये समझाने की कोशिश की गई कि भारतीय संस्कृति कितनी उच्च है। उसमें मुख्यतः आर.सी. मजूमदार, के.सी. जायसवाल, दादा भाई नौरोजी, आर.जी. भंडारकर जैसे आप आधुनिक भारतीय इतिहास में मुख्य है। हम दादा भाई नौरोजी की धन निकासी के सिद्धांत के बिना भारतीय इतिहास या राष्ट्रीय चेतना को नहीं पढ़ सकते। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों की जो आर्थिक शोषण की नीति थी उसको उजागर किया था। इन्होंने जो बुक्स लिखी, जिन्होंने जिस भावना से प्रेरित होकर, ये कौन सी भावना थी? भारतीय राष्ट्रीय चेतना, अपने भारत के प्रति इनका जो प्रेम था वो प्रेम इन्होंने अपनी बुक्स में उजागर किया। इन्होंने राजनीतिक इतिहास लिखा, सामाजिक इतिहास लिखा और भारतीय इतिहास को भी उन्हीं यानी कि जो नाम उन्होंने दिए थे, जैसे इन्होंने नाम दिए थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन्होंने सीरीज वही रखी। प्रारंभ से 1206, 1206 से 1707, 1757 से 1947। तो ये सीरीज क्या है? ये प्राचीन भारत है, इनको इन्होंने नाम दे दिया। ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को हटा के इन्होंने जो मेन काम किया था वो प्राचीन भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जो जितना इतिहास है वो प्राचीन भारत में है। मध्य 1206 से 1757 से 1947 तक आधुनिक इतिहास रहता है। और इनका पॉइंट ऑफ क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो शोषणकारी नीतियाँ अपनाई उनसे ये असंतुष्ट थे, और इन्हीं असंतोषजनक जितनी भी नीतियाँ थी उन्हीं के कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना का उजागर हुआ। ये राष्ट्रवादी स्कूल के जो इतिहासकार थे उसमें रखा गया। अब हम यहाँ पर बीच में एक कैम्ब्रिज स्कूल दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे। ये इन्हीं में से एक है। इन्होंने भी ब्रिटिश शासन को कुछ बताने की कोशिश की, बट ये बहुत आगे चले और इन्होंने कुछ अलग ही मत दिए थे। इनके विचार इनसे अलग थे, इसलिए इन्हें एक अलग स्कूल में, किनसे? साम्राज्यवादी ये स्कूल के जितने इतिहासकार थे उनसे इनके विचार अलग थे। जैसे इनके ये राइटर्स हम पढ़ लेते हैं: अनिल सील, गॉर्डन जॉन्स, रिचर्ड गार्डन, वॉसब्रुक, आयशा जलाल। इन्होंने सामाजिक स्थानीय इतिहास लिखने पर जोर दिया। ये स्कूल कब निकल के आया? जैसे कैम्ब्रिज से ही हम नाम से जान जाते हैं कि कैम्ब्रिज ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय था। वहाँ के जो प्रोफेसर थे, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, जो उन्होंने जो रिसर्च की, जो तथ्य लाकर सामने आए, वो एक ही विचारधारा से प्रेरित थे। उस विचारधारा में जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जो ये लोग थे, इन सबको कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार के नाम से फिर जाना गया। 1973 में कैम्ब्रिज स्कूल में एक जर्नल प्रकाशित होता है, लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, एक्सचेंज ऑन इंडियन। ये इस नाम से फिर बुक के रूप में प्रकाशित होता है, और ये बुक बहुत ही बड़े क्वेश्चन क्रिएट करती है भारतीय समाज के बारे में, भारतीय स्थानीय समाज के बारे में कहा था। इसको समझने के लिए हम यहाँ
इस बुक से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो भी पॉइंट आउट दिए थे, कैम्ब्रिज स्कूल उपागम इन्होंने कब से कब तक लिखा, 1870 से 1940 तक का जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने कोई प्राचीन भारत के बारे में नहीं लिखा। इनका जो पॉइंट आउट था इन इतिहासकारों का लिखने का, वो सिर्फ वो था कि जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना है या भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके उदय के कारणों को इन्होंने अलग से, उसके उदय के कारण के पीछे क्या क्या मंतव्य, क्या विचार है, उन सबको इन्होंने दोबारा से किया। कैम्ब्रिज संप्रदाय स्कूल उपागम का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षितिज व लंबवत भागों द्वारा चित्रात हुआ। भारतीय राजनीति का स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय स्थूरता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमांकन हुआ। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, तो भारतीयों के बीच था। यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल उपागम के लोग हैं उनका जो मत था, उन्होंने जिस मत पर अपने अलग विचार प्रस्तुत किए वो थे कि औपनिवेशिक शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भारतीय समाज था वो मूलतः दो भागों में विभाजित था, क्षितिज और लंबवत में चरितार्थ हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ। जैसे हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो समाज दो भागों में विभाजित होता है, ऊपर से नीचे, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। परंतु ये क्या कह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय समाज दो भागों में चरितार्थ था, यानी कि साइडों में, क्षितिज रूप में, लंबवत में विभाजित था, यानी कि सामाजिक में आपस में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। भारतीय राजनीति में स्थानीय और क्षेत्रीय सरदारों के बीच में क्षेत्रीय गुटता थी, आपसी शत्रुताएं थी जिनके कारण वो लड़ते झगड़ते रहते थे, प्रतिस्पर्धा थी लाभ प्राप्त करने की, सीमांकन हुआ। इस तरह से भारतीय समाज विभाजित हो गया। कब? औपनिवेशिक शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया जो कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार हैं उन्होंने सिर्फ 1870 से 1940 तक के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हीं में इन्होंने बांटा है। इस प्रकार जो इनके मतानुसार, कैम्ब्रिज स्कूल के मतानुसार, औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर जो विरोध था वो साम्राज्यवाद और भारतीय जनता के बीच में नहीं था, क्योंकि साम्राज्यवादी कौन? ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता, इनमें आपस में कोई विरोध नहीं था। विरोध किसके बीच में था? भारतीयों के बीच में था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच में हुआ। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण कोई भी राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा जो लाभ दिए जा रहे थे, जो फ़ायदे वहाँ के छोटे मोटे ज़मींदारों को, सामंतों को पहुँचाए जा रहे थे, उनको प्राप्त करने के लिए भारतीय आपस में लड़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे। भारतीय जितने भी राजनीतिक नेता थे उस टाइम के, किसी महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, अपितु उनके पीछे उनका भौतिक लाभों को व शक्तियों से प्रेरित थे। वो भौतिक लाभ एवं शक्तियों से प्रेरित थे। इस उपागम के कई इतिहासकार एवं शोधार्थी तथा विद्वान द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि ये तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों की ये आलोचना की गई है, ये जो भी तथ्य हैं उनको मानव व्यवहार, ह्यूमन इमोशन, भावनाओं से हटाकर देखते हैं, और राष्ट्रवाद जो शब्द है, राष्ट्रवाद को पाश्विक राजनीति के स्तर पर ले जाते हैं। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा वर्ड है, अपने देश से प्रेम करना। ये उस राष्ट्रवाद को पाश्विक यानी कि पशु तुल्य जो राजनीति होती है, जो हम राजनीति की बात करते हैं कि गंदी राजनीति, उसकी तरफ, उस स्तर पर इस राजनीति को ले जाते हैं। इन्होंने ये विचार दिए थे और इसके कारण इन्हें साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी सभी इतिहासकारों से अलग करके इन सभी विचारों का समर्थन देने वाले सभी इतिहासकारों को कैम्ब्रिज स्कूल उपागम के नाम से फिर जाना गया। इनकी आलोचनाएं मार्क्सवादियों द्वारा, उदारवादियों द्वारा, सबके द्वारा इन ऐसे बातें लिखने वालों की सबकी आलोचना हुई। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों पर यह भी कहा गया कि ये भारतीय राष्ट्रवाद को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बाद में भी
आयशा जलाल और अनिल सील ने मिलकर पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स नामक एक लास्ट जो कंबाइन बुक लिखी थी, वो लास्ट इनकी पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स थी। लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन एक्सचेंज ऑन इंडिया, अनिल सील, गार्डन जॉन्स और रिचर्ड गार्डन की ये कंबाइन बुक थी, इन्होंने मिलके बनाई थी। आयशा जलाल और अनिल सील ने लिखी थी, ये इनकी लास्ट बुक थी। इसके बाद ये जो ग्रुप है, ये जो स्कूल है, वो खंडित हो गया था, जिसके बाद में ये आगे नहीं चल पड़ा, क्योंकि इन पर ब्लेम बहुत ज़्यादा लगे थे। इनके विचारों को तथ्यों से हटाकर देखा गया था। ये बातें क्यों निकल के आई? क्योंकि उस टाइम पर आप देखते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां थी उदारवादियों की, उनके ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट किया था। अब आप रिसर्च करना चाहें तो आप उदारवादियों की वो नीतियां देख सकते